तो ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, राज्य और किसान। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके 2023 की परीक्षा में संभावित हो सकते हैं उस पर चर्चा की जाए। इसमें इस पूरे चैप्टर में देखेंगे तो मुख्य रूप से हम लोगों को महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य तथा पश्चिम एशिया से आए हुए कुछ विदेशी आक्रमणकारियों जिसमें कुषाण, शक आदि के बारे में पढ़ना है। तो आप इस चैप्टर में एक सेगमेंट बना लीजिए कि किस टॉपिक से क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या आपके जो विदेशी आक्रमणकारी हैं कुषाण, शक, इनसे 2 नंबर के भी सवाल आते हैं, 5 नंबर के भी सवाल आते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के जो फैक्ट्स हैं आपको मदद करेंगे 2 नंबर के सवाल में। तो पहला सवाल देखिए, महाजनपद में आपसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, यानी ये किस चीज़ के सिक्के बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से ये जो सिक्के थे ये चांदी और तांबे के बने होते थे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले जो पहले शासक हैं वो कुषाण शासक हैं। तो अगर पंच चिन्ह वाले सिक्के पूछा जाए तो इसका आंसर चांदी और तांबे का होगा। ये सिक्के जो हैं वो 600 BC के आसपास इंडिया में हमें दिखाई देते हैं। दूसरा सवाल है, जनपद शब्द इंगित करता है। अब यहाँ इंगित का अर्थ है कि यानी जनपद शब्द से हम क्या समझ पाते हैं, जनपद शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, किस बात को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जनपद असल में एक क्षेत्रीय इकाई है, जिसका भी ऑप्शन होगा डी। यानी भारत में राज्य बनने की जो प्रक्रिया है, तो राज्यों का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो है जनपद, और जनपद से बड़ा हुआ तो वो बना महाजनपद। जैसा कि आप आगे देखेंगे 16 महाजनपदों की चर्चा है। फिर आपका सवाल है, देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है। इसका भी आंसर है आपको डी। अब एक बात का ध्यान रखें, अगर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछा जाए कि महाजनपद से क्या समझते हैं, तो अभी तक आपने जो 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि जनपद शब्द का अर्थ क्या है या महाजनपद कितने हैं, तो इन सब तथ्यों को अगर आप अपने उत्तर में इस्तेमाल करें तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 16 महाजनपद से आपको सवाल आते हैं कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वह किस ग्रंथ में हमें मिलता है। तो इसका आंसर होगा आपको बी, अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है जिसमें हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, उनके नामों का उल्लेख मिलता है। तो आप इस लाइन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 नंबर के सवाल में, यदि पूछा जाए कि महाजनपद से क्या समझते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, गणसंघ। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। यहाँ गणतांत्रिक प्रकार की शासन व्यवस्था थी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो इसका जवाब होगा आपको ए, मगध। ये देखिए मगध ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अधीन है। महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण महाजनपद अंग, आपसे पूछा गया है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। इसका सही उत्तर जो है वो चंपा होगा, ऑप्शन होगा बी। ये आज का जो भागलपुर है उसी का और उसके आसपास के इलाके को उस समय अंग कहा जाता था। ये अंग महाजनपद था। अब मगध महाजनपद सारे महाजनपदों से वो कुछ सवाल हो गए। अब मगध महाजनपद से कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे कहीं भी पाटलिपुत्र का जिक्र नहीं है। तो मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी है वो है राजगृह, ऑप्शन होगा ए। बाद में आप देखेंगे कि
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई, तो उसका आंसर होता है उदयन। तो मगध महाजनपद का जो राजधानी है राजगिरी से ट्रांसफ़र हुआ आपको पाटलिपुत्र में। इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, तो इसका जवाब होगा आपको सी। ये एक शासक है जिसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, और नगर की स्थापना के साथ साथ मगध महाजनपद की जो राजधानी थी राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई। इसके बाद है आपका मौर्य साम्राज्य से। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। ये आपका पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आपका ये इतिहास का एकदम महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक सवाल आता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के स्रोतों का उल्लेख करें, तो आप देखिए इंडिका उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब उससे संबंधित सवाल है कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, इसका जवाब होगा आपको ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक है और उसी के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। तो ये मेगास्थनीज जो है उसके दरबार में राजदूत बनकर आया। ये यूनानी राजदूत है और इसने इंडिका नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। इसके बाद है मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज असल में एक राजदूत है। मैंने अभी आपको बताया कि मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए उसी तरीके से मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं, फैक्ट्स वही होता है। तो एक बार अगर आपके दिमाग में है कि इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, तो इंडिका लिखा। तो अगर ये फैक्ट्स आ जाएं तो चाहे जिस तरीके से सवाल पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इंडिका के लेखक कौन है, ये होगा आपको सी, मेगास्थनीज। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, तो एक तो इंडिका के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अर्थशास्त्र। और ये भी ध्यान रखेंगे आप कि 2-2 नंबर के अलग अलग सवाल आते हैं कि जैसे इंडिका का विवरण, संक्षिप्त विवरण दें या अर्थशास्त्र का संक्षिप्त विवरण दें। तो मौर्य साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के जो साहित्यिक स्रोत हैं, आप उसकी चर्चा में जब करेंगे तो आपको इन दोनों पुस्तकों का जिक्र करना होगा, या अलग अलग सवाल आए तो भी आपको इसको अलग अलग लिखना होगा। तो आपके पास फैक्ट्स रहेंगे तो आप आसानी से जवाब लिख पाएंगे। यहाँ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, सिंपल, कौटिल्य। आपको पता है इन्हीं कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, अर्थशास्त्र की रचना जो है ये आपका आंसर होगा डी, 3री शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है। इसमें हमेशा छात्रों को एक कन्फ्यूजन होता है, नाम चूँकि इसका अर्थशास्त्र है तो बहुत सारे बच्चे इसमें ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, जबकि वो गलत है। अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीति पर लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा बी। इसमें राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के दायित्व क्या होने चाहिए, अधिकार कैसे होने चाहिए, किसी राज्य में एक प्रशासनिक प्रणाली किस तरीके का होना चाहिए, इन सब बातों का जिक्र किया गया है। तो कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय है वो है राजनीति। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है, तो राजनीति पर है। देखिए अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए इसी तरह के वाक्यों को इस्तेमाल करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं 2 नंबर के, कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख करें। तो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और इंडिका, ये जो पुस्तकें हैं इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, इसका भी आपका ऑप्शन होगा बी। इससे पतंजलि के महाभाष्य से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो अब आप देखिए 2 नंबर का सवाल आ जाए कि मौर्य
साम्राज्य की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे तो आप 3 किताबों का जिक्र कर सकते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पतंजलि का महाभाष्य। 2 नंबर के सवाल आपके इससे आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका जवाब होगा आपको डी, मकदूनिया का। देखिए, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? इसका जवाब होगा आपको ए, सिकंदर महान कहते हैं, विश्व विजेता बनने चला था, आकर भारत में ही हारा, तो इसने 327 से 325 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए। इसकी मृत्यु जो है वो 323 ईस्वी पूर्व में होती है, तो 327 से 325 इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा आपको ए। चलिए, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? अभी मैंने बताया, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? तो चंद्रगुप्त का राज्यारोहण का जो साल है वो है 321 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन होगा बी। देखिए, सिकंदर के आक्रमण और उसकी मृत्यु से ही इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि निर्धारित की गई है। तो चंद्रगुप्त जो है वो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत में जब उत्तर पश्चिमी राज्य कमज़ोर होने लगे उसके आक्रमणों के चलते, तो वहाँ एक रिक्तता की स्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने गुरु कौटिल्य के मार्गदर्शन में वो मगध का जो साम्राज्य है, मगध का जो महाजनपद था, उस पर वो कब्जा करता है और भारत में पहला साम्राज्य का निर्माण करता है। अब देखिए, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको मौर्य वंश में जब भी आपसे पूछा जाए पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना की। आंसर होगा डी। बिंदुसार किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त के बाद जो मौर्य वंश का शासक बनता है वो है आपका बिंदुसार, तो ये भी आपका मौर्य वंश से संबंधित होगा। बिंदुसार के बाद फिर अशोक बनता है। तो एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए, मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अब देखिए, अशोक के शिलालेख या अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे में आपको 2 नंबर के भी सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी इसमें बहुत सारे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको सवाल है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े? तो इसका जवाब होगा सी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। उसी शिलालेख में लिखा हुआ था देवानाम प्रियदर्शी, तो उससे पता चला कि ये देवानाम प्रियदर्शी जो है असल में अशोक ही है। तो इसने जब उसके अभिलेख को पढ़ा, अशोक के अभिलेख को पढ़ा, तो इससे भारतीय इतिहास में एक नई तरह का जो एक खोज था वो हुआ और भारतीय इतिहास बिल्कुल वहाँ से पूरी तरह बदल गया। चलिए, अब अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो इसका जवाब है 1837। अभी जस्ट आपने पढ़ा, किसने पढ़ा? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? आप प्रियदर्शी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, या देखिए अशोक में अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? तो ये आपको देखिए, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है। कभी कभी आपको प्रियदर्शी के बदले पियदर्शी भी लिखा हुआ मिलेगा, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा जाता है। पियदर्शी या प्रियदर्शी एक ही चीज़ है, या प्रियदर्शी। तो इन शब्दों से कंफ्यूज नहीं करना है। तो अभिलेख में किसे प्रियदर्शी कहा गया?
इसमें आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का शासनकाल। अशोक का शासनकाल जो है वो ठहरता है 269 से 232 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन होगा बी। अशोक किस वंश का शासक था? देखिए ये सब आसान से ऑब्जेक्टिव है। अशोक मौर्य वंश का शासन था। ऑप्शन होगा बी। देखिए किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? कलिंग विजय से संबंधित आपको 2 नंबर के सवाल भी आते हैं। कलिंग विजय का उल्लेख करें, कलिंग विजय का संक्षिप्त वर्णन करें, विवरण दें, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो कम से कम एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए जो आप अपने 2 नंबर के सवाल में लिख सकते हैं कि अशोक ने अपने कलिंग विजय का उल्लेख जो है वो अपने 13वें अभिलेख में किया था। तो आपका आंसर होगा डी। देखिए फिर से एक बार, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ, ये हुआ आपको 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन होगा सी। देखिए 2 कम से कम आपको पॉइंट मिल गए 2 नंबर के लिए। अगर पूछा जाए कि कलिंग विजय का उल्लेख करें तो सबसे पहला पॉइंट कि कलिंग विजय का उल्लेख अशोक अपने 13वें अभिलेख में करता है और अशोक द्वारा ये युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में किया गया। कलिंग असल में वर्तमान जो उड़ीसा है उस इलाके को आज के उस समय कलिंग कहा जाता था। चलिए धम्म की शुरुआत किसने की? ये देखिए ये भी आपका 2 नंबर का सवाल बनता है। धम्म का उल्लेख करें, धम्म से क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात, धम्म जो है धर्म का ही प्राकृत भाषा में एक रूप है। प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं। अशोक ने अपने प्रजा के कल्याण के लिए जो तरीके अपनाए, जो तरीके चलाए, जो नियम बनाए, उन्हीं को असल में हम धम्म कहते हैं साधारण सी भाषा में। तो धम्म की शुरुआत किसने की? आंसर होगा अशोक। ऑप्शन सी। अब देखिए अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ये आसान सी बात है, इसमें आपको ब्रिटेन होगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अगर आपको धम्म पता है कि अशोक ने चलाया तो जाहिर सी बात है जो धम्म महामात्र हैं, असल में सबसे पहले ये जानना चाहिए कि धम्म महामात्र हैं कौन। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया उन्हें हम धम्म महामात्र कहते हैं। तो अगर अशोक ने धम्म को चलाया और उसने धम्म का प्रचार करवाया तो उस प्रचार के लिए आखिर नियुक्त कौन करेगा? तो इसको भी अशोक करेगा। तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने किया। ऑप्शन होगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? इसका आंसर होगा आपको डी, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मौर्य काल में बहुत सारे विभाग हुआ करते थे अलग अलग, जैसे आज मंत्रालय होता है, विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, तो उस समय भी ये प्रक्रिया अपनाई गई और अलग अलग विभागों के जो सबसे वरीय मंत्री होते थे उनके कुछ इस तरीके के नाम होते थे। चलिए मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था, यानी कृषि विभाग का प्रधान कौन है? तो उसके लिए है शीताध्यक्ष। ऑप्शन बी। कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ? मौर्य वंश का पतन ऑप्शन सी 185 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो था आपको बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है।